हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना बायो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ये चैप्टर जो है बेसिकली वो डीएनए के ऊपर बेस्ड है और आरएनए, मतलब कि जो भी वो होता है, क्या कहते हैं, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इन सब के ऊपर ही है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए से। सो डीएनए क्या है? डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक बहुत बड़ी पॉलीमर चेन होती है। इसको और हम डीएनए को और हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियोफेज जिसको हम बोलते हैं 5x174, इसमें कितना होता है? 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। बैक्टीरियोफेज लेम्डा में 48,502 बेस पेयर होते हैं। स्टीरिया कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किसकी बात की गई है? हैप्लॉइड कंटेंट की, ठीक है। और ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो डाटा है इसको एज इट इज़ आपको याद कर लेना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको, ये जितना भी है, चार के चारों को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद अब आ जाता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड है ना, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीज़ से मिलके बनता है। नाइट्रोजन बेस से, पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस के बारे में पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्योरीन, दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्योरीन जो होता है उसमें आ जाता है अपना एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन में तीन आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि ये जो डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन बेस यूज़ होते हैं ना, तो डीएनए में जहाँ थाइमिन होती है ना, आरएनए में वहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यूरेसिल इज प्लेस्ड इन आरएनए एट प्लेस ऑफ थाइमिन। कॉमन फॉर्म इज एट प्लेस ऑफ थाइमिन। हाँ, अब ये जो साइटोसिन होता है ना, ये दोनों में कॉमन होता है डीएनए और आरएनए में। ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें ये जो हो गया, ये अपना एक वो है, क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर है। फिर ये नाइट्रोजन बेस है जो लिंक्ड है। नाइट्रोजन बेस किससे लिंक्ड है? जो OH है पेंटोज शुगर के पहले कार्बन में, जो OH है उससे लिंक्ड है नाइट्रोजन बेस। किस बॉन्ड के थ्रू? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? अपना एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड्स के बारे में तो याद ही रखना है, कौन सी चीज़ किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है। जैसे कि अपना जो नाइट्रोजन बेस है वो अपने क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है उससे अटैच्ड है। और किस बॉन्ड से अटैच्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। किससे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच्ड है। और जब नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से मिलता है तो वो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से मिलेगा तो वो बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडेनिन अपना एक नाइट्रोजन बेस हो गया जो कि पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है? एडिनोसिन, या फिर जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। अब सिमिलरली अगर साइटोसिन है वो पेंटोज शुगर से अटैच हो रहा है तो वो क्या बना रहा है? साइटिडीन बना रहा है, या उसी को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी साइटिडीन। अब ये ऊपर क्या अपना, ये आ गया हमारा क्या कहते हैं वो, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो जो अपना क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर है उसके 5th कार्बन पे जो OH प्रेजेंट होता है उससे अटैच्ड होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना वो मिल जाता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के साथ, तो बना लेता है क्या? न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। हाँ, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये क्या कहते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर से फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से। फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ है ना। नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा हुआ था? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। फॉस्फेट किससे जुड़ा है? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर क्या था? न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मेक्स न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मेक्स न्यूक्लियोटाइड। ना, टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब जो क्या कहते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, वो एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से याद कर लो।
नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड से अटैच्ड होता है। नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होता है, और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में 3,5 फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक एंड पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है जो शुगर के 5th कार्बन से जुड़ा होता है, और इसे हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है ना, उसमें एक एंड जो होता है ना वो फ्री फॉस्फेट ग्रुप से होता है, जो कि शुगर के 5th कार्बन से जुड़ा होता है। किससे कार्बन से जुड़ा होता है? 5th कार्बन से जुड़ा होता है। इस 5 प्राइम एंड, इसे हम क्या कहते हैं? 5 प्राइम एंड कहते हैं ना। दूसरे एंड पर शुगर के 3 प्राइम कार्बन पर फ्री OH ग्रुप होता है, इसलिए हम इसे 3 प्राइम एंड कहते हैं। That's why DNA and RNA और RNA chain always run in 5 prime to 3 prime in direction. अगर वेरी इंपॉर्टेंट कभी पूछ लें कि जो DNA है और RNA है वो किस डायरेक्शन में रन करते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में रन करते हैं। अब हाँ, जो क्या कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, उसकी अगर बैकबोन पूछ लिया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन क्या होती है, तो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप मेक द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, अब इसमें नाइट्रोजन बेस इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि नाइट्रोजन में शुगर से तो अटैच्ड होते हैं, बस वो बैकबोन के अंदर नहीं आते, इसलिए यहाँ पे खाली शुगर प्लस फॉस्फेट होगा। अब आरएनए में देख लेते हैं, आरएनए में कुछ चेंजेस है एज कंपेयर टू डीएनए। वो क्या है? आरएनए के हर न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड पोजीशन पर एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है, जिसे हम राइबोज शुगर कहते हैं। देखो ये है अपना डीऑक्सी राइबोज, ठीक है ना, और ये है अपना राइबोज। ये अपने आरएनए की बात हो रही, ये अपना डीएनए की बात हो रही। आरएनए में देखो जो अपना सेकेंड कार्बन की पोजीशन है वहां पे क्या अटैच्ड है? OH ग्रुप अटैच्ड है, और अपने डीऑक्सी में क्या है? हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो एक ये डिफरेंस हुआ। दूसरा, आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरेसिल यूज होता है, ये मैंने आगे पहले आपको बता दिया था। अब देखते हैं डिस्कवरी कैसे हुई डीएनए की। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस डिस्कवर किया, ठीक है ना। उन्होंने इस एसिडिक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर मिला उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन का नाम दिया। ड्यू टू लॉन्ग पॉलीमर इट वाज डिफिकल्ट फॉर सम टाइम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब आते हैं एक डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया जेम्स वॉटसन ने और फ्रांस क्रिक ने। कब दिया? 1953 में दिया। इसमें देखो इस चैप्टर में ना जितने भी साइंटिस्ट के नेम आने वाले हैं वो बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जनरली है क्या कि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम हैं, तो उसके चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती थी साइंटिस्ट के नेम्स पे, तो आप लोग ध्यान रखना ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वॉटसन ने दिया, फ्रांस क्रिक ने दिया। कब दिया? 1953 में दिया। अब ये डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो किस पे बेस्ड था वो देख लेते हैं। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल था ना ये एक्सरे डिफ्रैक्शन में बेस्ड था। अब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया किसने? ये दिया मॉरिक विल्किंस ने और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया? मॉरिक विल्किन ने दिया और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया, ठीक है। अब इस मॉडल का एक इंपॉर्टेंट फीचर वो क्या है कि बेस पेयरिंग होती है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, दोनों स्ट्रैंड के बीच में बेस पेयरिंग होती है। अब बेस पेयरिंग के ऊपर ना एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसे हम कहते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल किसने दिया? इरविन चारगाफ ने दिया। किसने दिया? इरविन चारगाफ ने। अब ये क्या कहते हैं कि जो एडेनिन होते हैं वो थाइमीन के बराबर होते हैं और जो गुआनिन होते हैं वो साइटोसिन के बराबर होते हैं, ठीक है। और ये जो रूल था चारगाफ रूल, ये किसके लिए वैलिड था? खाली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वैलिड था, ओके। तो डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। पहली चीज जो क्या कहते हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो तो दूसरे का प्रेडिक्ट करके निकाला जा सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन में हर स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करती, इसीलिए जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनती है ना वो अपने पेरेंटल डीएनए जैसी आइडेंटिकल होती हैं। इसी वजह से डीएनए स्ट्रक्चर का जेनेटिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है। अब ये कुछ सेलाइन फीचर्स हैं अब अबाउट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो देख लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन where the backbone is constituted by sugar and phosphate and base projected inside। मतलब जो अपना डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है और इसके जो बैकबोन होती है बैकबोन के अंदर शुगर और फॉस्फेट आ जाता है।
जो दोनों चेन होते हैं दोनों की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। क्या होती है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी। मतलब कि एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड अगर रन कर रही तो दूसरी चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम रन करेगी। द बेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स forming base pair. Adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine from opposite strand and vice versa similarly. Guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. As a result, always a purine comes opposite to pyrimidine. अब होता क्या है, जैसे कि एडेनिन था, एडेनिन किससे बाउंड होगा? थाइमीन से होगा, तो डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ ये, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। और सिमिलरली अगर गुआनिन बाउंड होगा तो साइटोसिन से होगा, तो वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से होगा। किससे? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से होगा। और हाँ, हमेशा प्योरीन के सामने पायरोमिडीन ही होगा। ओके, नाउ द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। द पिच ऑफ हेलिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिच होती है हेलिक्स की वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। पिच कितने की होती है? 3.4 नैनोमीटर की होती है। और वहाँ पे रफली 10 बेस पेयर होते हैं हर एक टर्न में। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 3.4 nanometer. अब देखो, बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो 3.4 नैनोमीटर होता है। और जो डीएनए मतलब जो पिच की हेलिक्स होती है ना वो 3.5, जैसे कि ऐसा होता है अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है ये 3.4 नैनोमीटर होगी। और यहाँ पे दो बेस पेयर के बीच, सपोज ये ए है, यहाँ पे थाइमीन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जी है जो कि ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ी है। अब ये जो स्पेस है ये कितनी होती है? ये 0.34। कितना होती है ये होती है अपनी 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अपना स्ट्रक्चर देख लो, ये हो गया हमारा डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। ये रहा अपना पेंटोज शुगर, ये रहा अपना क्या? पायरिमिडीन, जो कि प्यूरीन से अटैच्ड है। और यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन है तो डबल बॉन्ड है। यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन है तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है। और हमेशा यहाँ पे देखना, प्यूरीन है सामने पायरिमिडीन है, इधर पायरिमिडीन है तो ये सामने प्यूरीन है, इधर प्यूरीन है तो इधर पायरिमिडीन। हमेशा प्यूरीन पायरिमिडीन एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अपना सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो है वो दिया किसने था हमें? वो दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। इसका मतलब क्या होता है? अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो रेप्लिकेशन करो, डीएनए से एमआरएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन करो, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है तो ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। डीएनए से डीएनए के लिए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन। इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। In some virus, the flow of information is in reverse direction from RNA to DNA. अब कुछ वायरस में ऐसा होता है कि ये जो सेंट्रल डोग्मा का है, मतलब कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है, ये उल्टी डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब आरएनए से डीएनए की तरफ हो जाती है। ओके, हाँ, इसमें मैं बता देती हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस था ये था अपना 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस था ना ये 3.4 नैनोमीटर का था। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में देख लेते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इन अ मैमेलियन सेल, मतलब एक मैमेलियन सेल के अंदर डीएनए की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। टोटल बेस पेयर कितना होता है मैमेलियन सेल में? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ये क्या है? ये डिप्लॉइड कंटेंट है। ऊपर जो हमने पढ़ा था ना 3.39 वो हैप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड कंटेंट है। टू कैलकुलेट द लेंथ, अब लेंथ डीएनए की कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव बेस पेयर। अब मतलब है 6.6 इंटू 10⁻⁹ को अगर 0.34 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2.2 मीटर, ठीक है। अब ऐसे इकोलाई का जो डीएनए का लेंथ होता है वो होता है 1.36 नैनोमीटर। ना डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है? डीएनए देखो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो डीएनए कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना लेता है, ठीक है। इसमें डीएनए जो होता है वो लार्ज लूप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में क्या जो होता है ना, डीएनए की पैकेजिंग वो थोड़ा डिफिकल्ट तरह की होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है वो।
इसमें पहला आता है देखो हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है कि हिस्टोन पहली चीज एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है। क्या है? हिस्टोन जो है अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड से रिच होता है, मतलब बेसिक है तो बेसिक में यहाँ पे लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड आते हैं और दोनों अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब हिस्टोन ऑक्टेमर क्या होता है? जब 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल मिलकर बनते हैं तो उसे हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। ठीक है, अब इसी हिस्टोन प्रोटीन के बाद आ जाता है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन क्या होता है कि जब निगेटिवली चार्ज डीएनए है और हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड रैप हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब इसमें देखो जो डीएनए है वो अपना निगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन ऑक्टेमर अपना पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में अच्छा वाला अट्रैक्शन होगा, है ना। तो क्या कहते हैं डीएनए होगा वो हिस्टोन ऑक्टेमर के सराउंड मतलब उसको रैप कर लेगा, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम में ना 200 बेस पेयर डीएनए होता है। कितना होता है? एक न्यूक्लियोसोम में अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर डीएनए होता है। क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लियोसोम, अब देखो न्यूक्लियोसोम जो था वो मिलकर न्यूक्लियस में क्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन जो होता है थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखोगे ना क्रोमेटिन को तो वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है। अब इसमें बीड्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस होते हैं और जो स्ट्रिंग होती है वो डीएनए होती है। मतलब कि डीएनए के स्ट्रिंग्स में जो न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, वो कैसे दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है। अब देख लेते हैं, अब देखो इसको मैं वापस से शुरुआत से समझा देती हूँ। देखो हिस्टोन प्रोटीन अपने पास था, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज था, बेसिक प्रोटीन था। अब बहुत सारे 8 हिस्टोन थे ना, 8 हिस्टोन मिलके हिस्टोन ऑक्टेमर बनाए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। फिर इधर आता है हमारा डीएनए जो कि होता है निगेटिवली चार्ज। तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड रैप कर लेता है। क्यों? क्योंकि डीएनए अपना निगेटिव है और हिस्टोन ऑक्टेमर अपना पॉजिटिव है, दोनों के बीच में अच्छा वाला अट्रैक्शन होगा। तो रैप जब करेंगे ना तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर को उस मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है जब डीएनए रैप हो जाता है हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब यही न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस में जाके ना क्रोमेटिन बना लेते हैं। तो यही क्रोमेटिन फिर क्या कहते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको बताया ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल में टोटल 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है और एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है ना। अब तो यहाँ पास से अगर हमें निकालना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम है मैमेलियन सेल में, तो सिंपली बेस जितना भी टोटल बेस पेयर है उसको एक न्यूक्लियोसोम से डिवाइड करेंगे ना। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उससे हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन मैमेलियन सेल, जो कि अपना 3.3 इंटू 10⁻7। अब आ जाता है हाइयर लेवल पैकेजिंग। हाइयर लेवल पैकेजिंग में क्या होता है कि अब जो ये अपना बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर था जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं, सेल डिवीजन में ये फाइबर और ज़्यादा कॉइल और कंडेंस्ड हो जाता है और फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनता है? क्रोमोसोम। जो हमने 11th क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पहली स्टेज होती है उसमें जो क्रोमेटिन नेट होते हैं या क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो पहले कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये उसी स्ट्रक्चर की बात की गई है। अब देख लेते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या होता है। हाइयर लेवल पैकेजिंग के लिए ना एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होते हैं, उन्हीं प्रोटीन को क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में देख लेना। तो यूक्रोमेटिन में क्या होता है? लूजली पैक्ड होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होते हैं। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो कैसे ये पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, ये क्रोमेटिन फाइबर के टाइप हैं, ठीक है ना। क्रोमेटिन फाइबर के दो टाइप है, एक है यूक्रोमेटिन, एक है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन है। और यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लाइटली स्टेन्ड होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन्ड होते हैं। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस लेक्चर में हमने इतना ही कवर किया, आगे का जो पार्ट है वो मैं अगले लेक्चर में कवर कराऊंगी। टिल देन इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।